a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा फिज़िक्स में चल रहा था चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, तो प्रत्यावर्ती धारा में हमने आपको पढ़ा दिया था प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर उसके बाद में प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा के समीकरण भी, जिस प्रकार हम उनके समीकरणों को लिखते हैं, ये भी बता दिया था। इसके बाद में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज के इक्वल होते हैं, उसी प्रकार उनके समीकरण को भी लिखा जाता है। और फिर यहाँ पर आवृत्ति, कला, आयाम, शिखर मान, इसको हम बता चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग करते हैं परिपथ से। परिपथ यहाँ पर हम सबसे पहले शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर वाले परिपथ की बात कर लेते हैं। परिपथ में यहाँ परिपथ की बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं कि कई ऐसे परिपथ भी होते हैं जिनमें धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। धारा का भी अधिकतम मान होगा और वोल्टेज का भी अधिकतम मान होगा। धारा का जब न्यूनतम होगा तभी वोल्टेज का भी मान न्यूनतम होगा, या यूँ हम कह सकते हैं जब वोल्टेज का मान अधिकतम होता है तभी धारा का मान अधिकतम होता है, और जब वोल्टेज का मान न्यूनतम होता है तो धारा का मान भी न्यूनतम होता है। लेकिन कुछ परिपथ ऐसे भी होते हैं जिनमें धारा वोल्टेज से अग्रगामी या धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। तो उसी आधार पर हम यहाँ पर केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर वाला परिपथ, केवल एल प्रेरकत्व की एक कुंडली वाला प्रतिरोध और केवल सी धारिता के संधारित्र वाला परिपथ, और फिर हम एलसी परिपथ, फिर उससे पहले एलआर परिपथ, एलसी परिपथ और सीआर परिपथ, इनको हम पढ़ेंगे। इनमें हम जानेंगे कि धारा वोल्टेज से किस प्रकार पश्चगामी या किस प्रकार अग्रगामी होती है, और किस परिपथ में धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है और किस परिपथ में धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो हेडिंग रहेगी, तो हेडिंग रहेगी हमारी केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध आर वाला परिपथ। तो ये हमारी हेडिंग रहेगी। ऐसा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हो, तो ऐसे परिपथ की हम बात करेंगे। और इस परिपथ में हम देखेंगे कि धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, कितना होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई ऐसा परिपथ है जिसमें केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर लगा है, और जब इस परिपथ को प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ते हैं तो इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। अब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित होता है। ये विभवांतर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ पर यदि
किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। तो इस क्षण प्रतिरोध के सिरों पर जो भी विभवांतर आरोपित होगा, ये विभवांतर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V बराबर आई आर, कह सकते हैं ना कि इसके सिरों के बीच विभवांतर V बराबर आई आर होना चाहिए। अच्छा, इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर अगर हम धारा का मान निकालें तो ये जो विभवांतर होगा इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, यानी कि आई आर इक्वल आपका हो जाएगा से आई आर इक्वल हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमें धारा का मान निकालना है तो आई बराबर हमारा क्या होगा, आई बराबर V0 अपान आर और साइन ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इतना हो जाएगा आपका। क्लियर है? कैसे हुआ? B बराबर V0 साइन ओमेगा टी था किसी क्षण। अब R के सिरों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, वहां से हमारा इतना आ गया। अगर हम साइन ओमेगा टी का धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए, अगर हम धारा के अधिकतम मान के लिए देखेंगे तो साइन ओमेगा टी बराबर 1 होना चाहिए। अगर साइन ओमेगा टी बराबर 1 होगा तब आपका I0 बराबर हो जाएगा B0 अपान R हो जाएगा। अच्छा, तब इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर B0 अपान R के स्थान पर हम I0 रख सकते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, इस समीकरण को देखते हैं। ये तो हमारा धारा का समीकरण आ गया। ठीक है, इस समीकरण को देखते हैं और इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया था, इस समीकरण को देखते हैं। हमें दोनों समीकरणों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि ओमेगा टी साइन का जो कोणांक इधर है वही साइन का कोणांक इधर है, यानी कि इस परिपथ में, इस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज व धारा समान कला में होंगे। समान कला में है, समान कला में, क्योंकि साइन का कोणांक दोनों का समान है। यहाँ पर किसी भी कोणांक में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल R वाले परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होंगे। अब इस कंडीशन में जो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों समान कला में हैं, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये धारा है, ठीक,
यहाँ पर V और I, V कामा I, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा, ये आपका माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। अब दोनों समान कला में चलेंगे, तो इस प्रकार से वोल्टेज आपका हो गया, ये V0 के मान को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर हम V0 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से धारा का भी मान, यहाँ पर हम इसको I0 प्रदर्शित कर सकते हैं, I0। तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे, जहाँ पर इनका x अक्ष के साथ ओमेगा टी, ये एंगल बन गया। यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भाई अगर किसी परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल R लगा है तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे। अब हम कुछ आगे बढ़ाते हैं, इस हेडिंग को थोड़ा बदल देते हैं और यहां पर हमें क्या करना है कि R ना होके केवल L हो। L का मतलब L प्रेरकत्व की कुंडली लगी हो। इसको रफ कर रहा हूं। तो यहां पर ओमीय प्रतिरोध ना होके L प्रेरकत्व की कुंडली वाला परिपथ, केवल L प्रेरकत्व की कुंडली वाला परिपथ। जो हमें केवल L प्रेरकत्व की कुंडली वाला परिपथ पढ़ना है, जिसमें केवल L प्रेरकत्व की कुंडली होनी चाहिए, तो हमारी कुंडली इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो ये केवल L प्रेरकत्व वाली एक कुंडली हो गई। इस परिपथ में केवल L प्रेरकत्व की एक कुंडली लगी हुई है। हमने मान लिया कि एक ऐसा परिपथ है जिसमें केवल L प्रेरकत्व की एक कुंडली लगी है और इस परिपथ को प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ा जाता है, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी मान सकते हैं। से जोड़ने पर जब इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली से, जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा आवर्त रूप में चलती है, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जो परिमाण में पूरे परिपथ में लगाए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होता है, परंतु दिशा में विपरीत होता है। मतलब इस कुंडली पर जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया है, उस वोल्टेज के मान के बराबर उसी परिमाण का, परंतु विपरीत दिशा में, दिशा इसकी विपरीत रहती है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है फैराडे के नियम से। तो यहाँ पर अगर हम किसी क्षण मान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण है V0 बराबर B साइन ओमेगा टी है, यह समीकरण है आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। अब यहाँ पर हमने लिखा किसी क्षण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो विभवांतर के समान होता है। तो प्रेरित विभवांतर होना चाहिए L और DI अपॉन DT, इतना होना चाहिए प्रेरित विभवांतर। क्लियर है? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि E बराबर हमने L DI अपॉन DT, इतना
क्लियर है ना। अच्छा, ये आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, ई के स्थान पे हमने बताया, जब हमने समीकरण लिखवाए थे तो ई के स्थान पे हम रख सकते हैं बी, इसलिए ये हो गया बी। ठीक है, ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे। अब कौन बराबर होगा परिमाण में? ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया है और ये जो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न हुआ है विभवांतर, ये प्रेरित विभवांतर लगाए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के परिमाण में बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा। क्योंकि कुंडली में प्रतिरोध नहीं है तो इनका जो मान है यानी कि शून्य होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि B0 साइन ओमेगा टी और माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, आर न होने पर, ठीक है, आर नहीं है इसमें, इस कंडीशन में आर का मतलब प्रतिरोध नहीं है, तो इस कंडीशन में जो बी प्रत्यावर्ती लगाया गया जो वोल्टेज है इसके बराबर कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बराबर होना चाहिए, परिमाण में बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत होना चाहिए। और जब परिमाण में बराबर होगा, दिशा में विपरीत होगा, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आना चाहिए कितना? 0। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर आपने कह दिया कि 0 आना चाहिए तो एल डी आई अपॉन डी टी बराबर हम क्या B0 साइन ओमेगा टी नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया, यहाँ से क्या करते हैं कि डी टी का इधर गुणा कर देते हैं, तो आपका डी आई बराबर क्या हो जाएगा? V0 अपान एल, B0 अपान एल और साइन ओमेगा टी और डी टी। अच्छे से समझना भाई, इम्पोर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि भाई डी आई बराबर आपका आ गया B0 अपान एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमें निकालना है धारा कि धारा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका भाई समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्योंकि हमें डी तो चाहिए नहीं है। अब डी नहीं चाहिए है तो धारा का मान निकालना है तो समाकलन तो करना पड़ेगा। समाकलन करेंगे तो जरा देखना भाई, इंट्रीकेशन आपका डी हो गया और इंट्रीकेशन B0 अपान एल और ये साइन ओमेगा टी और डी टी। यहाँ से डी का मतलब आई हो गया बराबर, इधर आपका B0 अपान एल तो बाहर आ गया, इंट्रीकेशन क्या बचा? साइन ओमेगा टी और डी टी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से आई बराबर साइन ओमेगा टी का समाकलन करना है, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन करने के लिए जो लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पर ओमेगा टी बराबर हम मान लेते हैं, ओमेगा टी बराबर थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा हो जाएगा और डी टी के स्थान पे क्या रखना है? डी थीटा अपान ओमेगा। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि V0 अपान एल तो हमने लिख लिया, साइन ओमेगा टी यहाँ पर इस प्रकार हम करते हैं, जिन लोगों को समाकलन नहीं आता है वो यहाँ से सीख सकते हैं। हमने मान लिया, माना ओमेगा टी बराबर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ ओमेगा, यहाँ पर अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, डी
टी के स्थान पे हम रख सकते हैं डी थीटा अपन ओमेगा। तो यहाँ रख दीजिए। तो ये आपका इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा अपान ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब तो इसका कर सकते हैं ना, आई इक्वल V0 अपान एल ओमेगा। तो ठीक है, साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर रख दीजिए तो ओमेगा टी। क्लियर है? अच्छा, इस माइनस चिन्ह को हम बाहर निकाल लेते हैं कुछ देर के लिए। तो माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लिया तो माइनस का B0 अपान एल ओमेगा और आपका हो गया कॉस ओमेगा टी। इतना हो गया। अच्छा, अब हमें कॉस को चेंज करना है साइन के पदों में। तो कॉस को चेंज करना है साइन के पदों में। अरे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये माइनस चिन्ह तो हमारा रहेगा, माइनस चिन्ह नहीं हट पा रहा है। अब हमें माइनस चिन्ह को भी हटाना है, क्योंकि हमें इस समीकरण, जो भी हमें समीकरण प्राप्त होगा उसकी इस समीकरण के साथ तुलना करनी पड़ेगी। अब तुलना करनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल आपका कॉस थीटा होता है कि नहीं? जी हाँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा I इक्वल V0 अपान एल ओमेगा और साइन 90 माइनस ओमेगा टी। और ये तो आपका माइनस तो इधर लगा ही हुआ है, इस माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं। जब माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो V0 अपान एल ओमेगा और साइन यहाँ पर आपका हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस 90 के स्थान पे 90 भी लिख सकते हैं, 90 अंश भी लिख सकते हैं या π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी 90 अंश ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है। अच्छा, पूरी एक साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान, यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस 90 का अधिकतम मान 1 होना चाहिए। ठीक है। तो एक चक्र के लिए पूरे एक चक्र के लिए साइन ओमेगा टी माइनस 90 इक्वल 1। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब धारा का अधिकतम मान, तब धारा का अधिकतम मान, तो धारा का अधिकतम मान I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 अपान एल ओमेगा। इतना हो जाएगा। अच्छा, इतना हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी समीकरण में, ये जो आपका समीकरण 2 आया है, इस समीकरण में हम लिख सकते हैं तब I बराबर I0 और साइन ओमेगा टी माइनस π/2 या 90। ठीक है, घबराना नहीं, π/2 या 90। अच्छा, इस समीकरण और इस समीकरण को आप देखिए, यहाँ पर जब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ जो साइन का कोणांक है वो इस समीकरण के साइन के कोणांक से 90 अंश कम है, 90 अंश कम है। तो हम इस प्रकार इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर स्पष्ट कह सकते हैं कि केवल एल प्रेरकत्व की कुंडली वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 अंश कला में पश्चगामी होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वो वोल्टेज से 90 अंश कला में पश्चगामी होगी। यहाँ क्योंकि यहाँ पर माइनस में π/2 यानी कि माइनस में 90 अंश आ रहा है, तो ये धारा जो है वोल्टेज से कला में 90 अंश पीछे चलेगी। अब 90 अंश पीछे चलेगी तो इसको ग्राफ पर भी प्रदर्शित इसको हम कर सकते हैं। अब ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, थोड़ा मैं इसको रफ करता हूँ। इनके ग्राफ किस प्रकार से बनेंगे, ग्राफ जरा देखिए, यहां से आपका वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। अब धारा को चलना है वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी, तो 90 अंश पश्चगामी, यहां पर हम वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज का मान है, ये 0 रहा। यहाँ पर अधिकतम हो रहा है, अधिकतम हो रहा है तो यहाँ π/2 और ये रहा पाई, और यहाँ आपका 0 π/2 3π/2 और ये आपका हो गया 2π। क्लियर है ना। चलिए, यहाँ वोल्टेज का अधिकतम मान, ये वोल्टेज का अधिकतम मान रहा। अब धारा चलेगी इससे 90 अंश पश्चगामी, तो 90 अंश पश्चगामी, तो इस तरीके से हम धारा चलाते हैं। यहाँ से कला में 90 अंश पश्चगामी चल रही है। अच्छा, ये जहाँ पर अधिकतम होगा, जब 90 अंश पश्चगामी ही चल रही है, तो ये जहाँ पर अधिकतम होगा, इस तरीके से हम बना सकते हैं। थोड़ा सा सही बन जाओ भाई। यहाँ पर ये 0 रहा वोल्टेज और धारा का मान अधिकतम रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज अधिकतम रहा, धारा का मान 0 रहा। यहाँ पर वोल्टेज का मान 0 रहा और धारा का मान अधिकतम रहा। यहाँ पर धारा का मान 0 रहा, वोल्टेज का मान अधिकतम रहा। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका I0 है, यहाँ से धारा चली और ये B और I में इस तरीके से ग्राफ हो गया आपका। अब हम यहाँ पर इनके कोण को भी, कलांतर को किस प्रकार हम एंगल रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो हम इस प्रकार से बना देते हैं। ये तो आपका I है, यहाँ पर ये वोल्टेज रहा, ये आपका हो गया B0, ठीक है। और यहाँ आपका ये धारा रही आपकी, इसको हम लिख सकते हैं I0, ठीक है। और इनके बीच में ये कलांतर हो गया कितना, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर V0 और यहाँ पर I0 और इनके बीच कलांतर हो गया 90 अंश का। वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी, या हम कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे परिपथ की, जो हमारा आता है केवल C धारिता का। इसको साफ कर दूं, चलिए। लेकिन C धारिता वाले परिपथ से पहले हम यहाँ पर एक जो शब्द आया है उसकी हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, वो क्या है, यहाँ पे आप देखिए इसको,
आई ज़ीरो बराबर V0 अपान L ओमेगा। परिभाषा आएगी यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर हम देखते हैं ओम के नियम से, इसकी हम तुलना करते हैं ओम के नियमानुसार, तो L ओमेगा का मान परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। जो L ओमेगा का मान है ओम के नियम से तुलना करने पर, जब हम ओम के नियम से इसकी तुलना करते हैं तो L ओमेगा का मान परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ L प्रेरकत्व की कुंडली लगी है, यहाँ प्रतिरोध तो है नहीं, तो इसलिए हम इसे प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, तो जिसे एक्सएल से लिखते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात आपकी हो गई एक्सएल। तो एक्सएल बराबर क्या हो गया? ओमेगा एल। ठीक है, अच्छा एक्सएल ओमेगा एल बराबर, चूंकि हम ओमेगा एल बराबर जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ पर ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल, इतना हो जाएगा। चलिए, जहाँ एफ आवृत्ति है, क्या है? आवृत्ति, पढ़ा चुका हूँ ना, एफ आवृत्ति है। ठीक है, चलिए इसकी बात हो गई, मतलब यानी कि एक्सल आपका क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, एल प्रेरकत्व के परिपथ में, एल प्रेरकत्व वाली कुंडली वाले परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, केवल एल प्रेरकत्व वाली कुंडली वाले परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, अब प्रेरण प्रतिघात, चूंकि ओमेगा एल जो है प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, तो प्रेरण प्रतिघात भी आपका प्रतिरोध हो गया। तो इसका अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ पर मात्रक आपका ओम ही होगा। क्या होगा? ओम। ठीक है, अच्छा अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं। हमने ये भाई जान लिया है, पहले हमने जाना कि आर अगर लगा हो, केवल परिपथ में शुद्ध ओमीय प्रतिरोध आर हो, तब वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। फिर हमने जाना कि अगर एल प्रेरकत्व की कुंडली लगी हो तो इसमें धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। अब हमने कुंडली पढ़ चुके थे पहले, और संधारित्र और हमने पढ़ा है, तो हम संधारित्र के भी बारे में जान लेते हैं कि अगर संधारित्र हम लगाते हैं तब क्या होगा। तो इसको साफ कर रहा हूं। हालांकि हेडिंग मुझे ज़्यादा साफ नहीं करनी पड़ेगी, हमारी जो हेडिंग रहेगी उसमें सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि एल प्रेरकत्व की कुंडली की जगह पे केवल सी धारिता का संधारित्र वाला परिपथ, केवल सी धारिता के संधारित्र वाला परिपथ। ठीक है, केवल सी धारिता के संधारित्र वाला परिपथ। अब हमें ऐसा परिपथ देखना है, ऐसे परिपथ के बारे में पढ़ना है जहां पर केवल सी धारिता का एक संधारित्र ही लगा हो, इसके अलावा ना शुद्ध ओमीय प्रतिरोध आर होना चाहिए, ना एल प्रेरकत्व की एक कुंडली होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार के परिपथ को पहले बना ही लेते हैं। सॉरी इस प्रकार से हो गया ना, क्लियर है। बन जाओ भाई परिपथ। ये आपका सी धारिता का एक संधारित्र लगा।
अब हमने क्या किया, ऐसा परिपथ जिसमें सी धारिता का केवल एक संधारित्र लगा है, उस परिपथ को प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर B0 साइन ओमेगा t से जोड़ दिया, जिसके कारण परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगी। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा आवर्त रूप में प्रवाहित होती है, आवर्ती रूप से दिशा और परिमाण में निरंतर बदलती है, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के आवर्त रूप में चलने से संधारित्र की प्लेटें बार बार आवेशित और निरावेशित, मतलब विसर्जित और आवेशित, संधारित्र जो है विसर्जित और आवेशित होता रहता है। किस प्रकार होता रहता है? प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आएगा। अब धारा के दूसरे आधे चक्कर में जिस प्लेट पर धन आवेश था उस पर आ जाएगा ऋण आवेश, और जिस पर ऋण आवेश था उस पर आ जाएगा धन आवेश। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्कर में संधारित्र आवेशित और विसर्जित होता रहेगा, और इसी कारण से परिपथ में धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। अब हम मान लें कि किसी क्षण संधारित्र की प्लेट पर आवेश स्मॉल q है। माना किसी क्षण संधारित्र की प्लेट पर आवेश स्मॉल q है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर b है, तब v बराबर क्या होगा? q अपॉन c। क्लियर है ना? v बराबर क्या होगा? q अपॉन c। अब ये तो हो गया। अब हम मान लें कि किसी क्षण जो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रत्यावर्ती धारा आई है, तब आपका क्या हो जाएगा? यहां से हम लिख सकते हैं कि आपका होना चाहिए Q बराबर VC, Q बराबर BC होगा। अच्छा, अब Q बराबर हमने BC लिख लिया। V क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ये विभवांतर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा, चूंकि V बराबर V0 साइन ओमेगा t। तब Q बराबर क्या हो जाएगा? V0 साइन V0c और साइन ओमेगा t, कितना ही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया कि Q बराबर आपका हो गया B0c ओमेगा t। अब B0c ओमेगा t के रूप में हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना है धारा का मान। अब धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? dt के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है? अवकलन। क्यों? क्योंकि Q बराबर होता है, I बराबर होता है Q अपान T, होता है ना। तो अगर हम Q के अपान T कर देते हैं तो I हमारा निकल आता है, तो T अपान में लाना है तो अवकलन करना है। श्योर है इस बात पे? चलिए,
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी बराबर डी ओवर डी टी और बी ज़ीरो सी और साइन ओमेगा टी। इतना हो गया। अच्छा, डी क्यू अपॉन डी टी आई होता है, क्लियर है। चलिए यहाँ आई लिख लिया। वी सी बी ज़ीरो सी ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, अवकलन के लिए। अच्छा, तो डी ओवर डी टी और साइन ओमेगा टी इतना हो गया। अच्छा, आई बराबर बी ज़ीरो सी। अच्छा, यहाँ से हमें साइन का करना है अवकलन। अब साइन का अवकलन होता है कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी तो हो गया, लेकिन हमने इसका इकट्ठा तो किया नहीं। कॉस ओमेगा टी का तो हम अलग अलग करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी को हम मानेंगे पहले, तो मानेंगे उस हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, इनटू में ओमेगा और आ जाएगा, क्योंकि साइन इसको हम मान लेते हैं इतने को थीटा, इतने को थीटा मानेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। अब थीटा और फिर उसके बाद में थीटा करेंगे, थीटा क्या हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, मान लीजिए ओमेगा टी बराबर थीटा, यही तो माना ना है। तो यहाँ ओमेगा टी बराबर हमने थीटा मान लिया, तो पहले हम थीटा का मतलब यानी कि इसका करेंगे, इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो यहाँ ओमेगा टी हमें मिल जाएगा, ओमेगा टी मिलेगा ना। अच्छा सॉरी, ओमेगा मिल जाएगा। यहाँ पे आई बराबर वी ज़ीरो सी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी इतना हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमें धारा का मान निकालना है। अब धारा का मान निकालना है तो धारा का मान निकल के आया है, लेकिन यहाँ पे जो ये ओमेगा टी है ये हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ अगर हमें धारा का अधिकतम मान निकालना है तो प्रतिरोध के पदों में यानी कि बी ज़ीरो अपान प्रतिरोध के पदों में जो कुछ आना चाहिए, या हमें यहाँ आई निकालना है तो आई बराबर बी अपान आर होता है, तो बी अपान आर होना चाहिए, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे लाना है तो नीचे लाएंगे तो आई बराबर आपका वी ज़ीरो अपान वन अपान ओमेगा सी हो जाएगा, वन अपान ओमेगा सी, सी संधारित्र की धारिता है। अच्छा, यहाँ आपका क्या हो गया कॉस ओमेगा टी, क्लियर है। चलिए, अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो समीकरण आया है इसमें कॉस ओमेगा टी आया है। अब हमें तुलना करने के लिए साइन ओमेगा टी चाहिए, तो साइन कॉस को बदलना है साइन में, तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आई बराबर बी ज़ीरो अपान वन अपान ओमेगा सी, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा यानी कि ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2। ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख देना, चूँकि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने इसको देखा। अगर हम इस समीकरण को देखते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा भी दिमाग चलाते हैं तो पूरी एक साइकिल के लिए, पूरे एक चक्र के लिए साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 इक्वल 1, पूरी एक साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का मान, अधिकतम मान जो है ये क्या है का अधिकतम मान कितना होना चाहिए 1, अधिकतम मान इसका 1 होना चाहिए। अब जब इसका अधिकतम मान 1 होगा तब धारा भी अपने शिखर मान पर होगी, तो धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या हो जाएगा बी ज़ीरो अपान 1 अपान
ओमेगा सी। क्लियर है? तो यहाँ पर हम I0 रख सकते हैं, तब आपका I बराबर I0 और साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2। क्लियर है? अच्छा, ये आपका, हम इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर अच्छी भाषा में लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। जब समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो तुलना करने से हमें प्रतीत होता है कि जो साइन का कोणांक है और यहाँ जो साइन का कोणांक है, धारा वाले पदों में जो साइन का कोणांक है वोल्टेज वाले पदों के साइन के कोणांक से 90 अंश ज्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि केवल सी धारिता वाले संधारित्र वाले परिपथ में, जिसमें के ऐसा परिपथ जिसमें सी धारिता का केवल संधारित्र लगाओ, ऐसे परिपथ में जो धारा है वो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश, या हम कह सकते हैं जो धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से, जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, कहीं कहीं पे मैं सीधा सीधा यही बोल देता हूँ कि धारा है, तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आपका डीसी करंट होगा, डीसी नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है साफ साफ कि साइन का कोणांक ओमेगा टी है और यहाँ पर साइन का कोणांक है ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2। इसका अर्थ यही हुआ है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता से धारा कला में 90 अंश अग्रगामी होगी। क्या होगी? 90 अंश अग्रगामी, आगे रहेगी। अब 90 अंश अग्रगामी होगी तो इसको हम प्रदर्शित भी करेंगे। अब किस प्रकार इसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो हम इस प्रकार से तरंग रूप में इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। वोल्टेज आपका ऐसे चलेगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपका वोल्टेज चला, अब धारा को चल रहा है इससे 90 अंश अग्रगामी। अब 90 अंश अग्रगामी चल रहा है तो यहाँ तो 0 हो गया, ठीक है, और ये वोल्टेज का हो गया V0 अधिकतम मान। अब धारा को भी चलना है तो धारा को चलना है यहाँ से, ये आएगा 0 पर, यहाँ पर अधिकतम मान हो गया तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया 3 पाई बाई 2 और यहाँ हो गया 2 पाई। क्लियर? अच्छा, अब इसको भाई 90 अंश आगे से चलना है तो 90 अंश आगे से चलेगी तो धारा इस, ठीक है, इस तरीके से। कैसे? यहाँ पर धारा का अधिकतम मान है भाई I0, ठीक है, और जहाँ पर वोल्टेज का अधिकतम मान हुआ तब धारा, जब वोल्टेज का मान था 0 तब धारा का मान था अधिकतम शिखर मान। जब वोल्टेज का शिखर मान हुआ V0 तब धारा कहाँ पर आ गई? 0 पर, ठीक है। इस तरीके से धारा और वोल्टेज के शिखर मान यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं तरंग रूप में। ये तरंग रूप आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये तो हमने दिखा दिया, अब कोण के रूप में दिखाना है। तो कोण के रूप में दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, तो यहाँ तो आई रहा, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज आपका ऐसे रहता है तो ये तो हो गया V0। अब इससे
इस वोल्टेज से धारा को 90 अंश अग्रगामी रहना। तो 90 अंश अग्रगामी अगर हम इसको डैश डैश करके ऐसे, तो यहाँ पर इसका जो ऐसे इस तरीके से चलेगा ना, तो ये रहा आपका धारा का शिखर मान, ठीक, और ये रहा वोल्टेज का शिखर मान। तो ये तो रहा आपका V0 और ये रहा I0, तो यहाँ पे ये I0 क्लियर हुआ। चलिए, और यहाँ आपका ये तो ओमेगा टी चल ही रहा है। तो इस प्रकार हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं, और आसानी से हमने जान लिया कि जब केवल परिपथ में C धारिता वाला संधारित्र लगा हो, तो इस स्थिति में जो आपका धारा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी रहेगी। अब 90 अंश अग्रगामी रहेगी, तो इसके बाद में हम जानते हैं कि ये तो हमने केवल C, केवल R और केवल L के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर आया है आपका V0 अपान 1 अपान ओमेगा C। इसको हम क्या करेंगे? चलिए, अब इसको हमें यहाँ पर ये भी हमें बताना है कि ये आखिर क्या है, तो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। धारतीय प्रतिघात। अब धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो इस समीकरण में जो आपका आया था I0 बराबर V0 अपान 1 अपान ओमेगा C की तुलना ओम के नियम से करने पर, अब इसकी हम तुलना करेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियमानुसार जो 1 अपान ओमेगा C है बराबर प्रतिरोध, क्लियर है ना? जो 1 अपान ओमेगा C है ओम के नियम से 1 अपान ओमेगा C परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। चूंकि यह प्रतिरोध C धारिता के संधारित्र के कारण है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध ओमीय प्रतिरोध नहीं लगा था, तो इसलिए ये प्रतिरोध C धारिता के संधारित्र के कारण है। इसलिए हम इसे प्रतिरोध न कहकर धारतीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात। और जिसको हम लिखते हैं AXC से, AXC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C। अब चूंकि ये प्रतिरोध है तो इसलिए इसका मात्रक भी ओम रहता है। क्लियर है ना? चलिए, तो धारतीय प्रतिघात की भी बात हो गई। अब हमने केवल पढ़ा है, अब हम कुछ मिश्रित भी जान लेते हैं कि मिश्रित में क्या होता है। मिश्रित, तो मिश्रित के बारे में जानेंगे तो उसके लिए इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि मिश्रित जब हम पढ़ेंगे, अब मिश्रित का मतलब है कि L हो, C हो, R हो, इनमें से 2 या 3 जैसे भी जुड़े हों। हालांकि जुड़ने के लिए समांतर क्रम में भी जुड़ते हैं, लेकिन समांतर क्रम संयोजन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस से हटके हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट में सिर्फ आप श्रेणी क्रम संयोजन ही पढ़ेंगे, जैसे LC श्रेणी परिपथ, CR श्रेणी परिपथ, LCR श्रेणी परिपथ, ठीक इस प्रकार से श्रेणी परिपथ ही पढ़ेंगे, समांतर परिपथ आप नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग रहेगी, अब हेडिंग रहेगी कौन सी? LR परिपथ। तो LR परिपथ क्या होता है? तो LR परिपथ
ऐसा परिपथ जिसमें एल प्रेरकत्व की एक कुंडली और शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हों, एल आर परिपथ कहलाता है। ऐसा परिपथ जिसमें एल प्रेरकत्व की एक कुंडली तथा ओमीय प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हों, एलआर परिपथ कहलाता है। ठीक है, चलिए हमने एलआर परिपथ ऐसा परिपथ जिसमें एल प्रेरकत्व की एक कुंडली और सी धारिता का एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, एलआर परिपथ कहलाता है। अब इसको हम बना लेते हैं जरा। ये हमने एल प्रेरकत्व की एक कुंडली और क्या है, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर। चलिए जल्दी से बना लिया। तो ये एल हो गया, ये आर हो गया, और यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं जल्दी से जल्दी। बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ठीक है, अब लिखना है आपको क्या है। माना किसी परिपथ में एल प्रेरकत्व की एक कुंडली तथा सी धारिता का एक एल प्रेरकत्व की एक कुंडली तथा शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इस परिपथ को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से जोड़ा जाता है। जब परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो किसी क्षण कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर BL तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर BR है। ठीक है, यदि किसी क्षण कुंडली व प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL व VR हों, VL व VR हों, तब अब हमें निकालना है परिपथ का परिणामी विभवांतर। ठीक है, तो परिणामी विभवांतर के बारे में हम पहले कुछ यादों को ताजा कर लेते हैं। हमने आपको बताया है कि केवल R लगा हो तो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता समान कला में होते हैं। क्लियर है? चलिए इसको यहां पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। केवल आर वाले परिपथ में जो BR और धारा दोनों समान कला में रहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब केवल एल वाले परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। अब 90 अंश पश्चगामी होती है, अगर धारा को मैंने इधर रिप्रेजेंट किया है तो वोल्टेज आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका हो गया BL और ये हो गया आपका BR। 90 अंश हो गया ना। ठीक, अच्छा, तो अब इनका जो परिणामी होगा ये भुजा प्रदर्शित करेगी। ठीक, यहां पे हम अच्छी भाषा में लिख सकते हैं, चूंकि VL व VR एक दूसरे
के लंबवत होते हैं तब परिपथ का परिणामी विभवांतर, परिपथ का परिणामी विभवांतर। अब परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो b बराबर क्या होता है? और परिणामी निकालने के लिए आपने पढ़ा है सदिश विश्लेषण, जो आपका फर्स्ट ईयर में चैप्टर है। परिणामी निकालने के लिए आर स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इतना ही तो पढ़ा ना। अच्छा, ये एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ थीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 90 डिग्री। थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा? ये पी और प्लस क्यू को एक दूसरे के लंबवत, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। अब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका क्या बचेगा? बी एल स्क्वायर और प्लस बी आर स्क्वायर, यही होगा ना। क्लियर। यहाँ से आप b बराबर लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर और बी एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। चूंकि v बराबर होता है आपका आई आर होता है, तब v ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, तो यहां से हम बी एल बराबर लिख सकते हैं आई एक्सएल। क्लियर है? अच्छा, और बी आर बराबर हम लिख सकते हैं आई आर। तो यहां क्या हो जाएगा? बी बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस यहाँ आई एक्सएल का स्क्वायर, तो इस प्रकार आपका आई बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, यहां से आई अपान में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बी अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल स्क्वायर। अच्छा, ओम के नियम से बी अपान आई, ये जो आया है बी अपान आई परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। बी अपान आई का मान जो है वो परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, लेकिन यह प्रतिरोध एल प्रेरकत्व की कुंडली और ओमीय प्रतिरोध आर के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं। ठीक है, V अपान आई बराबर जेड। ठीक, जिसको हम कह सकते हैं एलआर परिपथ की, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, हालांकि इसलिए लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट कर देते हो सर लिखवाते नहीं हो। बोल तो देते हो, समझ में तो आता है, लेकिन बाद में लिखवाते नहीं, इसलिए हमने लिखवा दिया। यहाँ आपको बता रहा हूँ कि बी अपान आई का मान परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, जिसे प्रतिरोध क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये दोनों की वजह से है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं। तब परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब चूंकि हम लिख सकते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। पहले तो हम यही लिख सकते हैं कि ओमेगा एल।
अब ओमेगा एल हो गया तो यहाँ पे हमारा जेड बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। मात्रक इसका, क्योंकि है तो प्रतिरोध ही, तो मात्रक ओम ही रहेगा। मात्रक क्या रहेगा, ओम। ठीक है, अच्छा यहाँ भी ओम हो गया। इसके बाद में हम जेड बराबर और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर r² प्लस 2πf L का होल स्क्वायर। ठीक है, मात्रक ओम। चलिए थोड़े इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका क्या है, परिणामी विभवांतर। ठीक है, ये परिणामी विभवांतर हो गया, तो इसको हम ऐसे थोड़ा कर लें, इसको ऐसा कर लें, और ये बनाता है फाई। मान लें कि परिणामी वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा के साथ फाई कलांतर पर हो। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकता है। चलिए इसको साफ कर रहा हूं। यहाँ फाई कलांतर, परिणामी वोल्टेज या परिणामी विभवांतर, इसके बारे में थोड़ा लिखना है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि परिणामी विभवांतर धारा से फाई कलांतर पर हो, तब अब फाई कलांतर पर हो तो ये हमने डायग्राम बना दिया, इस तरीके से फाई कलांतर हो गया। अब फाई कलांतर हो गया तो हम इस फाई का मान कैसे निकालेंगे, मतलब कितने कलांतर पर होगी, इस फाई का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो परिणामी है, ये रहा परिणामी। ठीक है, धारा के साथ फाई कलांतर पर है, तो यहां हम इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सा, tan फाई। tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये भुजा आपकी आएगी। अब ये भुजा BL को प्रदर्शित करेगी, मतलब कुंडली के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसको प्रदर्शित करेगी ये भुजा। इसका जो परिणाम होगा, परिमाण होगा, वो BL के बराबर होगा। अब BL के बराबर होगा तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं BL, तो आपका क्या हो जाएगा, VL अपान VR। क्लियर है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से tan फाई बराबर BL अपान VR भी लिख सकते हैं। अब BL बराबर IXL होता है, अपान IR हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो tan फाई बराबर हम XL अपान R भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फाई इक्वल tan इनवर्स XL अपान R। ठीक, इतना भी लिख सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो tan फाई बराबर ओमेगा L अपान R भी लिख सकते हैं, या फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा L अपान R भी लिख सकते हैं। क्लियर हो, चलिए ये तो हमारा हो गया LR परिपथ। अब इसी प्रकार कुछ कहानी रहेगी CR परिपथ की भी। CR परिपथ में हम देखते हैं किस प्रकार CR परिपथ की प्रतिबाधा हमें निकालनी होती है। क्वेश्चन आता है कि CR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो CR परिपथ क्या होता है, इसको साफ कर दें। चलिए दीपावली का माहौल है, आप लोग भी सोचते हैं क्या सर CR LR क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्या करें, एग्ज़ाम तो देना है ना आप लोगों को, एग्ज़ाम देना है। दीपावली के माहौल में शोर शराबे में पटाखे अटाखे छुटा के, यहाँ भी कई लोग पटाखे अभी आसपास में छुटा रहे हैं, तो हमारी हेडिंग रहेगी CR परिपथ।
अब सी आर परिपथ, तो सी आर परिपथ ऐसा परिपथ जिसमें सी धारिता का एक संधारित्र और आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, सी आर परिपथ कहलाता है। तो सी आर परिपथ, ये आपका अब सी आर परिपथ बनाना है। कुंडली बहुत जल्दी बन जाती है। ये आपका सी हो गया और इधर आर हो गया, ये सी ये आर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि किसी परिपथ में, ये आपका कौन सा है, सी आर परिपथ। हमने मान लिया कि किसी परिपथ में सी धारिता का एक संधारित्र और शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना किसी परिपथ में सी धारिता का संधारित्र व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इस परिपथ को प्रत्यावर्ती वोल्टेज B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है, ठीक। अब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जैसे ही हमने जोड़ा इस परिपथ को, तो जोड़ने पर क्या हुआ, संधारित्र आवेशित और विसर्जित होने लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा हमारी आवर्त रूप से प्रवाहित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा के आवर्त रूप से प्रवाहित होने पर पहले भी हम बता चुके हैं कि संधारित्र आवेशित और विसर्जित होता रहेगा, ठीक है। जिसके कारण इसकी प्लेटों के बीच किसी क्षण अगर हम मान लें कि आवेश हो Q, तो इसकी प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर स्थापित होगा। प्रतिरोध इधर लगा है तो प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर स्थापित हो गया होगा, ठीक है, यही होगा। यदि मान लेते हैं, यहां पर हम लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए, यदि किसी क्षण संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर Vc व Vr हों, ठीक है। अब Vc व Vr हों, ये प्रेरित विभवांतर या उत्पन्न विभवांतर जो हमने मान लिया कि Vc और Vr हैं, ये होंगे किस प्रकार, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परिणामी विभवांतर। अब परिणामी विभवांतर निकालना है, कब निकालना है, जब दो चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ी हों। हम इनकी कंडीशन समझ लेते हैं, वही पुराने जो हमने पहले बताया कि आपका जब केवल C हो, केवल R हो, तब होता क्या है। जब केवल C और केवल R हो, तब हमने देखा है कि जो आपका VR था और धारा दोनों समान कला में थे, क्लियर है। और इनके साथ जो आपका VC था, VC धारा से 90 अंश पश्चगामी रहा। तो BC जब धारा से 90 अंश पश्चगामी रहा, तो इस प्रकार से 90 अंश पश्चगामी यहाँ पर ये BC हो गया, धारा से 90 अंश पीछे हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इनका जो परिणामी होगा, इस तरीके से भुजा प्रदर्शित करेगी परिणामी V। और यहाँ अगर हम बाद में मानेंगे कि धारा जो परिणामी विभवांतर है, धारा के साथ फाई कलांतर पे हो, तब क्या होगा। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, थोड़ा इसको घुमा के भी बना देंगे। चूंकि VC व
वी आर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर है कि लंबवत होते हैं और क्यों होते हैं, ये क्लियर हुआ आपका। चलिए, लंबवत होते हैं तब लिख सकते हैं परिपथ का परिणामी विभवांतर। ठीक, परिणामी विभवांतर कितना होगा, वी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, सॉरी, तो b बराबर आपका कितना हो गया, यहां से आई आर रख सकते हैं, चूंकि वी सी बराबर आई एक्स सी और बी आर बराबर आई आर, तो ये आई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो b बराबर आई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई को इधर ले आएंगे तो b अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। b अपान आई का मान ओम के नियम से, ओम के नियम से b अपान आई का मान परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन इसे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे सी आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं। तो यहां से जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्लियर है। मात्रक वही रहेगा भाई जो अभी तक था, ओम। क्लियर है। अगर यहां पर एक्सी ना होके आपका क्वेश्चन में एक्सी की जगह पे ओमेगा या आवृत्ति के पदों में दिया जाए तो हम क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर दें। चलिए, अगर नहीं इच्छा है तो हम इसको दूसरे यहाँ पे अथवा जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहां पर लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि यदि परिणामी विभवांतर, परिणामी वोल्टता धारा के साथ फाई कलांतर पे हो तब, साफ कर दें इसको। चलिए, क्या बात है, कहीं से थोड़ी सी धुन भी आ रही है। यदि परिणामी विभवांतर धारा के साथ फाई कलांतर पर हो तब वही tan फाई लगा दीजिए, यहाँ से देख लेंगे इसे। सॉरी,
बोला है शौरी, ये पढ़ डालें। ठीक है, तो tan phi बराबर आपका क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan phi बराबर VC अपॉन VR, या tan phi बराबर IXC अपॉन IR, ये कट गया। तो tan phi बराबर XC बटे R, या tan phi बराबर 1 अपॉन टोटली लिख दें ओमेगा C R। ठीक है, या tan phi बराबर 1 अपॉन 2 पाई F C R, इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास हमने L को पढ़ लिया, C को पढ़ लिया, R को पढ़ लिया, CR को पढ़ लिया, LR को पढ़ लिया। अब हमारे पास बचता है LC परिपथ। फिर इसके बाद में आता है जब LCR तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो इनको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि आपका दीपावली त्यौहार बहुत ही सुखमय और मंगलमय बीता होगा। चलिए, धन्यवाद।